डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स का। इससे पहले सेट नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। आपके इसी प्यार मोहब्बत और कमेंट की वजह से हम जो है आपके सेट्स जल्द से जल्द अवेलेबल करा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है। तो कृपया मैक्सिमम कमेंट अभी के अभी कमेंट कर डालें कि आपको किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। जल्द जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस सब्जेक्ट के लिए, उसके सोल्यूशन से सबसे ज़्यादा पहले अपलोड किए जाएंगे। क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के कमेंट आ रहे हैं और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है उसके सॉल्यूशन को हम पहले अपलोड कर दे रहे हैं। तो आपका जो है सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक करना भूलें ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी कमेंट करें और आपके सब्जेक्ट्स जल्द से जल्द बनाए जाएं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। तो सारे डाटाओं को जो ऐड कर लेंगे तो सारा डाटा ऐड करने के बाद 250 मिलेगा हमें। और फिर जो है एन यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो यहाँ पे 5 डिजिट है, तो ये हमारे पास एन आ गया 5। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा सिग्मा एन। सिग्मा एक्स कितना आया 250 और सिग्मा हमारे पास एन कितना है 5, तो बटे में 5 हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीर्घकाल में किसी श्रेणी के बढ़ने या घटने की सामान्य मूलभूत प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड यानी कि दीर्घकालिक उपनति या प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो जीएम निकालने के लिए 4 × 9 को अंडर रूट में लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 को आप जानते हो 6 × 6 लिख सकते हैं, इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा। यही हमारा जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए आंकड़ों से भविष्य के आंकड़ों के अनुमान की तकनीकों को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रापोलेट पोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं और ये जो है बाह्य गणक कहलाता है, बाह्य गणन कहलाता है हिंदी में। अगला जो क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये आंकड़े दे रखे हैं और इसके माध्यिका यानी कि मीडियन जो है आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले इन आंकड़ों को मीडियन निकालने के लिए अरेंज करेंगे बढ़ते हुए क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से 43 पहले, 55, 61, 68, 75, 77 और 95 आंकड़े हमारे संयोजित हो चुके हैं। अब हम जो है मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। n+1 अपॉन में टूथ टर्म होता है, तो n+1 अपॉन में 2 टर्म निकालेंगे तो n कितना है हमारे पास, आंकड़े कितने हैं, तो टोटल आंकड़े हैं 7। ठीक है, आप गिनिए 7 आंकड़े हैं, तो 7 जो है n की जगह 1 प्लस में है अपॉन में 2 यानी कि 8/2 यानी कि ये फोर्थ जो टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ से काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा है हमारा 68, तो 68 जो है इसकी माध्यिका हो गई। इसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध को प्रदर्शित करने वाला सूत्र लिखना है। भैया ये सूत्र तो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगला जो क्वेश्चन है 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य जो आपको अभी अभी बताया था उसी तरह से निकालेंगे। 4 × 25 को अंडर रूट में ले लेंगे, इसका जो टोटल आएगा वो मतलब मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट आएगा 100। और 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, एक 10 को बाहर ले लेंगे, यही हमारा जीएम यानी कि गुणोत्तर माध्य निकल जाएगा, जियोमेट्रिक मीन निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन 8वें की बात करते हैं। निम्नलिखित से माध्यिका निकालनी है यानी कि मीडियन निकालना है। यहाँ पे अंक दिए हुए हैं आपको और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो हमने एक टेबल बनाया जहाँ पे आपका क्लास इंटरवल यानी कि जो है ये आपको हम बाद में निकालेंगे। क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल हमने बाद में निकाला। सबसे पहले हमने इस टेबल से जो है मार्क लिखे। ठीक है, तो ये रहा मार्क। ठीक है, सारे के सारे मार्क्स लिख देंगे। सॉरी। तो मार्क लिखने के बाद में स्टूडेंट संख्या जो दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या, इसको भी हमने लिख दिया। मार्क को हमने माना m और स्टूडेंट की संख्या को माना फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, ये जो दो चीज़ें तो आपको दी गई हैं ये आपने लिख दिया। ठीक है, और f जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड कर लिया, ये आ गया टोटल 60। अब हम इन दोनों की जो है CF निकाल लेंगे। तो CF जो है 8 का 8 आएगा, 8 में 12 जुड़ेगा तो 20 आएगा, 20 में 20 जुड़ेगा तो 40 आएगा, 40 में 14 जुड़ेगा तो 54 और 54 से 6 जुड़ेगा तो 60। इस तरह से CF यानी कि संचयी बारंबारता निकल गई। अब आपका CI की बात आई। CI कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो मार्क क्लास दिया है, मार्क्स दिए हैं, तो ये देखिए 5, 15, 25, 35 और 45 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये किसके किसके बीच में आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 5, 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 15 के बीच में
10 से 20 के बीच में 15, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इसी तरह से इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 25 आएगा, इन दोनों को जोड़ करके डिवाइड करोगे 2 से 35 आएगा, और इन दोनों को जोड़ करके जब 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। तो हम इनको देख करके जो है सीआई लिख सकते हैं। सीआई लिखना बहुत आसान होता है, आपको भी पता है। अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 दे देता तो आपको भी आसानी होती। यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह से लिखते तो वो बात अलग है। अभी यहाँ पे 5 दिया है तो 5 का जो हम सीआई निकालेंगे तो 0 से 10 होगा, 15 का जो निकालेंगे वो 10 से 15 होगा, 25 का निकालेंगे जो 20 से 30 होगा, और 35 का निकालेंगे 30 से 40, और इसी तरह 45 का 40 से 50। तो ये हो गया हमारे पास टेबल कंप्लीट। हमने यहाँ पे सबमिशन कर लिया है, यहाँ पे भी सबमिशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है m निकालना। m निकालेंगे तो n बाई टूथ टर्म होता है, तो m निकालने के लिए हम देखते हैं n अपॉन टू। तो n अपॉन टू, तो n अपॉन टू कैसे निकलेगा, तो 60 अपॉन टू, 60 अपॉन टू कितना आ रहा है 30। तो 30th जो टर्म कहाँ आएगी हमारी, तो 30th टर्म जाएगी 40 वाले में, 40 वाले में आएगी। तो 40 वाला जो ये है, ये टेबल अब हमारे काम आने वाला है पूरा का पूरा। तो इसमें देखिए जिसमें ये 40 वाला आया, तो इसमें जो है इसके जस्ट ऊपर वाले को सी बोला जाता है। तो सी हमने डिनोट कर दिया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है सी। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला है होता है सी। एम हमने निकाल लिया 30। ठीक है, एम हमारे पास कितना आया 30, और इसी के सामने जो हमने जिसमें हमारा 30 बिलोंग कर रहा है उसी नंबर वाली इस पूरे टेबल में, इसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को एफ मानते हैं, ये रहा एफ। और इसी टेबल में जो ये आपका सी आई निकाला है, इसमें एल वन जो होता है छोटी वाली संख्या होती है जो कि 20 है, तो ये एल वन आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको वो फर्स्ट नंबर वीडियो में भी बताया, ये टेबल बना करके उसी तरह से सेम ही है, मेथड कभी भी चेंज नहीं होता, इसीलिए ये मैथमेटिक्स जो है आसान भी होती है। तो यहाँ से आपका टेबल बन गया। अब हम डालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले में। एल वन की वैल्यू हमने बताया आपको 20 है, एम की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 30 है, सी की वैल्यू एम के ऊपर वाली होती है, जो हम एम का जो हमने खोज किया था इसके ऊपर वाली वैल्यू जो है वो होती है सी, टी लिख दिया। और एफ जो है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी 20, इसके सामने वाली इस वाले टेबल में। ठीक है, और आई जो है इसका डिफरेंस जो होता है वो हम इसमें आई कितना डिफरेंस है, सभी में 10 का डिफरेंस है, तो वो हो गया आई। आई लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। तो मीडियन माध्यिका बराबर एल वन प्लस में आई अपॉन एफ एम माइनस सी। एल वन की वैल्यू 20 है, आई की वैल्यू अभी बताया मैंने, टेबल में जो सी आई होता है इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं आई। तो इसका डिफरेंस सभी जगह 10 है, तो 10 ले लेंगे, तो 10 हो गया आई। और एफ हमारे पास अभी अभी हमने देखा कि इस टेबल में 20 है, तो 20 रख दिया। यहाँ पे एम हमने 30 निकाला था, और सी हमने ऊपर देखा टेबल में 20 है। तो इस सारी सभी को फॉर्मूले में रखा, काउंटिंग किया, यानी कि मैथमेटिक्स अप्लाई किया, और यहाँ पे जो है हमारा 20, और ये आ जाएगा 10 का आधा, हाफ 5, 25, यानी कि आंसर आ गया 25। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1, 8, 64 का गुणोत्तर माध्य, फिर से ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो तीनों संख्याओं को अंडर अंडर रूट के अंदर ले लेंगे, इंटू में ले लेंगे। इंटू में ले लिया, 1 का 1 रह गया, 8 को हम 8 लिखते हैं, और 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8। तो हमारे पास 3 बार 8 आ गए, एक 8 को बाहर ले लेंगे, यही हमारा जीएम हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 परिवार की औसत साप्ताहिक आय 560 है, बाद में पता चलता है कि गलती से एक परिवार की आय जो है 702 की जगह 302 पढ़ लिया गया, तो शुद्ध औसत आय निकालनी है। ये क्वेश्चन बस डिजिट चेंज है, सेट वन में भी मैंने करवाया था आपको। तो देखिए नंबर ऑफ फैमिली जिसको हम एन मानेंगे, एन मैंने यहाँ लिखा है, एन आप यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, एन यहाँ लिख देना, मैंने इधर साइड में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो कितनी है, 80 दे रखी है हमारे को क्वेश्चन में 80। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, मैंने हिंदी वाला क्वेश्चन लेके सॉल्व किया है। मेरे को हिंदी वाला जब भी आपके एग्जाम पेपर आएगा तो उसमें लिखा होता है कि अगर इंग्लिश के प्रश्नों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो हिंदी वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा, ध्यान रखना। तो आप जब भी पढ़ें क्वेश्चन तो एक बार डाटा जरूर चेक कर ले कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो हिंदी में वही डाटा तो नहीं है, कहीं मिस्टेक हो गई तो आपके नंबर कटेंगे। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को फिर नहीं माना जाता है एग्जाम में। ये बात आपको शायद नहीं पता होगी, और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी। हमेशा हिंदी के क्वेश्चन को ही एग्जामिनर सही मानता है, ठीक है। अब चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर ऊपर जो आपके एग्ज़ाम पेपर होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े छोटा सा एक नोटिस जो आपके सबसे स्टार्टिंग में डाले जाते हैं कि ये नंबर इतने का है, इतने से इतने अंकों का कैरी करेगा, ये सब चीज़ जो डाटा पूरे पूरे बिल्कुल पेपर के स्टार्टिंग में लिखी जाती है, वहाँ पर आपको मिलेगा कि अगर किसी प्रश्न में त्रुटि पाई जाती है तो हिंदी वर्जन उसका मान्य होगा, इस तरह से लिखा होगा, आप देख लेना। तो ये आपको हमेशा हिंदी जरूर देख लेनी है अगर आंकड़ों की बात आती है। और वैसे भी आपको एक बार हिंदी पढ़नी चाहिए, आपकी मातृभाषा है, आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ फैमिली जो है 80 है, और इसको हम एन मानते हैं। मीन जो है जिसको एक्स बार से डिनोट किया, ये 560 दे रखा है हमें, ठीक है इसमें।
तो 560 ले लिया इसको। इसके बाद में जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 560 की जगह 302 और 702 दे रखा है, सॉरी 280 दे रखा है, आधा कर दिया इसका ना, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे फैमिली को आधा कर दिया, 80 की जगह 40 दिया, तो यहाँ पर 80 और 560 है, यहाँ पे आधा कर दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मीन हमारा 560 एक्स बार मान लिया। सही आंकड़ा जो इसमें दिया गया है वो बोल रहा है 702 है। गलत आंकड़ा जो है रॉन्ग फिगर वो दिया गया है वो 302 है। तो अभी क्या करें, हमको सिंपल जेड एक्स निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है। तो सिग्मा एक्स का जो फॉर्मूला होता है मैंने पहले सेट में बताया था, वो जो होता है आपका एन इंटू एक्स बार। एन अभी अभी मैंने बताया, एन आपका 80 है और एक्स बार हमने 560 माना है। तो हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 44,800, 44,800 आ जाएगी। करेक्ट मीन जो है सही माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग फिगर प्लस में करेक्ट फिगर, यानी कि सही आंकड़ा प्लस गलत आंकड़ा माइनस करेंगे सिग्मा एक्स में से, प्लस में कर देंगे सही आंकड़े को, अपॉन में एन। एन हमारे पास गिवन है, तो सभी को रखते हैं, पुट करते हैं। जेड सिग्मा एक्स जो है 44,800 है, तो 44,800, रॉन्ग आंकड़ा 302 है और सही आंकड़ा 702 है, अपॉन में 80 जो एन की वैल्यू है। सभी को रखा, मैथमेटिकली सॉल्व किया, 565 इसका आंसर आया। 11 नंबर क्वेश्चन, 3 वर्षीय चल माध्य द्वारा उपनति मूल्य निकालना है, मूविंग एवरेज निकालना है 3 इयर्स का। इसको मैंने सेट 1 में भी कराया था, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ सेट 2 में पूछा गया है। तो ईयर सबसे पहले एक टेबल में ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद में जो वैल्यूज़ जो दी गई हैं उन वैल्यूज़ को हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ईयर तो दिया गया, मैंने वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में से नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया था मेरे को लिखते समय, तो वैल्यू जो है नीचे लिखा हुआ। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये 15, 17, 16, 13, 19, 18 जो हम इस वैल्यू लिख देंगे। तो टेबल हमारे हमारे को जो क्वेश्चन दी थी उसकी टेबल तो ये हुई। अब आगे जो हम बनाएंगे वो क्या करेंगे, 3 ईयर का टोटल बनाएंगे और 3 ईयर का मूविंग एवरेज बना देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इनका 3 ईयर टोटल कैसे निकालते हैं। 3 ईयर टोटल, पहले 3 आंकड़ों को पकड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 48 आएगा, और तीनों का बीच वाली जो वैल्यू है उसके सामने लिख देंगे। तो बीच वाली वैल्यू है 17, तो 17 के सामने 48 आ गया, ये 48 हमने इसमें 3 ईयर टोटल में निकाल दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, 3 आंकड़े तो जो पकड़े थे उसमें से पहला वाला आंकड़ा छोड़ के फिर से 3 आंकड़े आंकड़े को यानी 3 सीरीज को पकड़ेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 46 आएगा। और उस तीनों के बीच वाली संख्या क्या है, 16 है। देख रहे हो आप, 3 संख्याओं में बीच वाली संख्या 16 है, तो इसको 16 के सामने लिख देंगे। इसी तरह से फिर 3 आंकड़े पकड़ेंगे, उसको छोड़ करके ऊपर वाली एक एक छोड़ते जाएंगे, जब जब हम करते जाएंगे एक एक छोड़ते जाएंगे। अब आ गया 16, 13, 19, 16, 13, 19 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 48 आएगा। 48 को कहाँ लिखेंगे, तो बीच वाली संख्या के सामने लिखेंगे, जिसमें 13 है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली के सामने 48। अब हमने 16 से लेके 19 तक पकड़ा था, अब हम 13 से लेके 18 तक पकड़ेंगे। फिर से हम इनको ऐड करेंगे, टोटल आएगी वैल्यू 50। और 50 को कहाँ लिखेंगे, तो बीच वाला आंकड़ा क्या है 19, तो 19 के सामने जो है 50 को लिख देंगे, बाकी ऊपर और नीचे डैश डैश छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। इसी तरह से 3 ईयर मूविंग में भी इसको डैश डैश छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है। और अब क्या करना है, 3 इयर्स एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब 3 से भाग देना है, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी, सभी को 3 से भाग दीजिए। तो मैंने यहाँ नीचे दे करके दिखाया है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेबल में डायरेक्ट लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ वर्क कर लेना, ये मैंने लिखा है केवल आपको समझाने के लिए। तो 48 को 3 से डिवाइड किया, 16 आया तो 16 लिख दिया। फिर 46 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो ये आया 15.33, तो ये 15 ही लिखेंगे क्योंकि 15.33 है। पॉइंट के बाद में अगर 5 से ज़्यादा नंबर है तो हम उसको राउंड फिगर में एक ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 15.3 है, यानी कि 0.5 से कम है, तो हम 15 लिख देंगे डायरेक्ट। ये 48 का फिर से निकाला तो 16 आया, लिख दिया। यहाँ पर देखिए 50/3, तो ये 16.6 यानी कि 0.5 से ज़्यादा चला गया ये पॉइंट वाला अंक, यानी कि हम 16 की जगह अब क्या लिखेंगे, एक ज़्यादा लिखेंगे 17, तो ये राउंड फिगर में 17 लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालना था, हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकाल दिया, ठीक है। तो आप जो है अलग से देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 3 इयर्स मूविंग एवरेज फॉर 2016, 2017 एंड 2018 एंड 2019 आर 16, 15, 16 और 17 है। या फिर आप डायरेक्ट इस टेबल को बनाने के बाद में भी आंसर छोड़ सकते हो, यही सारा आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है माध्य निकालना है आपको। इनकम दे रखी है, मजदूरों की संख्या दे रखी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इन दोनों को पहले टेबुलर फॉर्म में डालते हैं। तो इनकम और मजदूरों की संख्या यानी कि आय
और मज़दूरों की संख्या को मैंने फ्रीक्वेंसी मान ली और इनकम को एक्स मान लिया, ठीक है। तो फिर हम एफ एक्स निकाल लेंगे जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दोनों को टेबल में रखा, पहले ये और दूसरा ये, दोनों टेबल हमारे यहाँ पे संख्याएं दे रखी है, उसी को टेबल में उतारा है, कुछ नया नहीं किया है। अब हम एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 इंटू 1000, 28,000, 26,000, 400, 42,000 और 30,000 और 16,000, इस तरह से आपके इन सब के मल्टीप्लाई आएंगे, सामने सामने लिख देना है मल्टीप्लाई करके, सबका ऐड कर देना है। एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1,42,400। और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ या फिर बोल सकते हैं इसको एन, एन कितना आ गया, 110, ठीक है। 110 लिखे या समीशन ऑफ एफ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एन भी मान सकते हैं क्योंकि मीन का फॉर्मूला जो होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में जो है आपका एफ होता है या एन होता है, आपकी मर्जी है, बस आपको समझाना आना चाहिए एग्जामिनर को। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे 110 से, तो इसको पूरे को 110 से डिवाइड किया तो एक्स बार यानी कि मीन हमारा जो निकल जाएगा 1294.54, यानी 1294.54 आंसर हो जाएगा। ये हुआ करेक्ट आंसर आपका। और अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। एक राज्य की जनसंख्या विभिन्न वर्षों में इस प्रकार है और 2005 की जनसंख्या निकालनी है। तो बहुत आसान है, ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। तो ग्राफ आपके पास होगा, मैंने विदाउट ग्राफ बनाया है तो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ईयर देख लीजिए और जनसंख्या लाखों में दे रखा है, एक मिसिंग है 2005 का, उसी को हम निकाल देंगे। बहुत आसान होता है, मैंने पहले आपको सेट नंबर 1 में भी समझाया, सेट नंबर 2 में भी आपको बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए इस ग्राफ को कैसे समझना है। देखिए आपको सबसे पहले जो आपको वैल्यू दे रखी हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, उनको आपको ग्राफ में प्लॉट कर देना है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो है आपको पॉपुलेशन लिख देनी है और 24, 26, 35 डैश और 56, इन सभी आंकड़ों को लेना है कि ये सारे आंकड़े आ जाए। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 20 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो 20 से फिर 5-5 का या 10-10 का जो भी आप डिफरेंस लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5-5 का अंतर लिया है और 55, 56, 60 तक आप जा सकते हैं, 60 तक कर सकते हैं, 70 तक जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आंकड़े तो आपको इसको डाटा को देख करके लेने होते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपके सामने है, इस डाटा के हिसाब से ये आंकड़े ले लिए। अब आपको 2002 में जो है आंकड़ा कितना बताया गया है, 24। तो यहाँ पर देखिए आपने 25 माना है तो 25 के जस्ट नीचे 24 होगा 2002 के सामने। इस यानी कि इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो हमने बिल्कुल इसके सामने यहाँ से इस तरह से लिया है, ठीक है। ये आपका आंकड़ा पॉइंट वाला ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 2003 में हमने जो ये आंकड़ा लिया है और 2004 का आंकड़ा ये है। 2005 का हमें निकालना है, इसको छोड़ दो, अभी बाद में बताऊंगा, ये डैश लाइन मत याद रखो, भूल जाओ इसको। और फिर आपका जो है, मैं अगर आपको भूलने कहूँगा तो आप भूलोगे तो नहीं, तो मैं इसको करता हूँ इरेज, ठीक है। तो इस तरह से इरेज कर दिया मैंने। अब इसको आपको समझने में आसानी होगी तो भी इरेज कर देता हूँ मैं, फिर बाद में दिखाऊंगा। अब ये आपका 3 आंकड़े आपने बना दिए और चौथा आंकड़ा जो है आपको क्या दिया गया है, 2006 का 56। तो 56 55 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर आएगा तो आपको ग्राफ में ज़्यादा सटीक जगह मिलेगी, वहाँ आप कर लेना। तो ये आ गया आपका 56। तो इस तरह से 2006 पे मैंने 56 दिखाया, 2004 पे मैंने जो है आपका 35 दिखाया जो कि इसमें दिया गया है, और 2003 में हमने 26 दिखाया, तो 2003 में हमने 26 दिखाया, और 2002 में जो है हमने 24 के आसपास दिखाया। तो ये रहा, इस तरह से हमारा कर्व है। तो हमने इसको ड्रॉ किया, मिला दिया, स्केल रख करके सीधा सीधा मिला दिया। मिलाने के बाद अब हमें 2005 का निकालना है। तो 2005 वाले पॉइंट से हम सीधी लाइन खींचेंगे तो इस तरह की एक लाइन बनेगी जो कि आप अब देख रहे हैं, ठीक है। डैश डैश मैंने कर रखा है, आप डैश डैश करें चाहे डायरेक्ट लाइन खींचे, ये लाइनों की ज़रूरत नहीं थी, ये तो केवल आपको समझाने के लिए बनाई गई थी, तो इसको आप भूल जाओ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं ताकि आपको समस्या ना रहे। तो यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद में जो है ये वाली लाइन सीधी खींची और हमारे पास जो है ये पॉइंट पे मिला। इस पॉइंट जहाँ पे पॉइंट को काट, जहाँ पे हमारी पहली वाली लाइन को इसने कर्व को काटा है, वहाँ से हम सीधी लाइन इधर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो वाई एक्सिस को काटेगा इस तरह से। और यहाँ पे इसने काटा 45 पे मेरे हिसाब से, बाकी आप जब ग्राफ में बनाओगे तो 44 या 46 कहाँ काटेगा आप देख लेना। तो इस तरह से मेरे हिसाब से यहाँ पे 45 पे काटा। तो मैं बोलूँगा कि 2005 की 45 लाख जनसंख्या थी, लाख में है तो 45 लाख जनसंख्या थी। तो मैं नीचे लिख दूंगा, सो 2005 पॉपुलेशन यानी 2005 की जनसंख्या 45 लाख थी, ठीक है। इस कर्व से हमें निकालना था, बस ये सिंपल सा है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि समांतर माध्य 16 है तो आपको बताना क्या है कि हरात्मक माध्य भी 9 है, तो गुणोत्तर माध्य जीएम निकालना है, जिसको हम जानते हैं जीएम का फॉर्मूला जो होता है
वो होता है आपका जी एम स्क्वायर इजकल्स टू ए एम इंटू एच एम, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक आपको 16 और हार्मोनिक 9 दे रखा है। अब हमारे को जी एम स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब अंडर रूट में इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 144 आ जाएगा, और अंडर रूट हटाएंगे तो 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आंकड़ों से स्वतंत्र हस्त रीति द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। तो चलिए, आपको दे रखा है ईयर और साथ में प्रोडक्शन, एक तरफ प्रोडक्शन एक तरफ ईयर। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन ईयर दे दिया इस साइड में। तो यहाँ पे 2015 है, फिर 2016, 2017, 2018। मैंने 2000 नहीं लिखा, आप 2000 लिख लेना, ठीक है। 2000 छोड़ना नहीं है, सब में 2000 डाल देना। 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 तक आपको लिखने हैं नीचे। उसके बाद में आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। मैंने बिना ग्राफ के बनाया है, आपको हमेशा ये ग्राफ में प्रैक्टिस करनी है। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में फिर आप अगल बगल देखोगे और थोड़े से सपने आने लगेंगे, यार काश मैंने ये ग्राफ बना लिया होता, प्रैक्टिस कर लिया होता। तो ऐसा ना हो, उसलिए आप अभी से ग्राफ, एक दो बार ग्राफ बनाओगे उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप। तो यहाँ पे ये आपको सन लिख दिया, और इस वाली लाइन में जो वाई एक्सिस है इस पे हम प्रोडक्शन दिखा देंगे। प्रोडक्शन जो है हमारे, ये प्रोडक्शन हमें दिखाने हैं इस कर्व में, यानी कि इस ग्राफ में। तो हम इस 65 से नीचे से स्टार्ट करेंगे और 167 से ऊपर तक की वैल्यू को दिखाएंगे। तो मैंने 60, 80, 60 का 10-10 का अंतर, 20-20 का अंतर लिया है। आप चाहें तो 10-10 का अंतर लिख सकते थे। 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर इस तरह से लंबा थोड़ा सा ग्राफ बन जाएगा। इसलिए मैंने 20 का अंतर लिया है कि ताकि जो वैल्यूज़ है आसानी से आ जाए और ग्राफ लंबा ना बने। आप ज़रूर ध्यान से करना कि आपको आंकड़े ऐसे लेना कि जो इनके पास पास पड़े, ठीक है। तो इस तरह से ले लेना। अब आपका जो 60 में 2015 में 65 दिखाना है, तो 2015 जो है इसमें आपको कितना दिखाना है, 65। तो इस डॉट को हटा देता हूँ। तो 2015 में जो है आपको 65 दिखाना है, तो 2015 ये रहा। और 60 से थोड़ा सा ऊपर 65 आएगा, 60 वाली लाइन ये है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर 65 आएगा, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है तो इसमें मैं ढंग से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ ताकि आप ग्राफ जब बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी रट जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन किसी भी अंक से आए, चाहे कोई सा भी ईयर हो, चाहे कोई भी प्रोडक्शन चीज़ हो, आप तुरंत उसको कंप्लीट कर दोगे। तो 2015 का 2016 में कितना बताएं आंकड़ा, तो 2016 का आंकड़ा देखते हैं हम। तो 2016 का आंकड़ा है 78। तो 2016 में हम इस 80 वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे 78 आएगा, तो ये रहा 78। मैंने मान लिया यहाँ पर जो है आपका एक पॉइंट यहाँ पे आया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे 78 आया। अब अगला पॉइंट जो है 97, 2017 वाली लाइन पे सीधा जाएंगे और इधर देखेंगे 97 कहाँ आएगा, तो 100 से नीचे आएगा, तो ये रहा 97। उसके बाद में है आपका 2018 में 121, यानी 120 से ऊपर, तो 120 ये रहा। और ये रहा हमारे पास 121। ये बिल्कुल 2018 के बिल्कुल ऊपर होगा, बिल्कुल जहाँ पे आपने ये लाइन मिला बनाते हो वहीं पे। 19 2019 में इसने दिया है 138, तो 140 से थोड़ा सा नीचे ये रहा 138। और 2020 में दिया है इसने 151, जो कि 50 और 60 के बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ पे 51 आ गया। और 167 जो 2021 में है, तो 167 जो है आएगा 60 से ऊपर। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने माना यहाँ पे आएगा। मैंने ग्राफ बिना बनाए हैं, लेकिन आप बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। तो इस तरह से 2021 का आंकड़ा, 2020 से लेकर के 15 से लेकर 21 तक के आंकड़े दिखाए। अब इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो इस तरह से जो हमारा ये ग्राफ है ये तैयार हो जाएगा। यही हमें जो फ्री हैंड मेथड से जो है ड्रॉ करना था। इसके नीचे वाला जो है आप फॉल्स लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉल्स लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। नॉर्मली इसके नीचे कहीं भी आप फॉल्स लाइन इस तरह से एक लंबी लिखा रेखा खींच के यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स लाइन। तो इसका इशू नहीं है, आप तो बुक से भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्य निकालना है, यानी कि आपको निकालना है मीन। आंकड़े दिए गए हैं आपके 10 से 20 से लेके 50-60 तक, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है 18, 22, 50, 33 और 27। दो चीज़ें जो दी गई है, सबसे पहले इस टेबल में उतारते हैं। तो आपको सी आई यानी क्लास इंटरवल जो है आपको दे रखा है। तो क्लास इंटरवल यानी कि आपको जो है वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल लिख दिया हमने। और इधर फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पे लिख दी। और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमने n 150 कर दिया। फिर हम मीन वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं जो आप कह सकते हो कि आपका मिड वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। तो मिड वैल्यू इसका क्या होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो तो 15 आ गया। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। इसी तरह से सभी के मिड वैल्यू निकालते जाएंगे और लिखते जाएंगे सामने। मिड वैल्यू के बाद में आपको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 इंटू 15 करेंगे तो 270 आएगा। इसी तरह से 22 इंटू 25 करेंगे तो आपका 550 आएगा। 50 इंटू 35 करेंगे तो 1750। 33 इंटू 45 इन आपका 1485। और 27 इंटू 55 करेंगे तो ये भी 1485। टोटल करेंगे एफ एम का, यानी प्रोडक्ट का, तो ये आएगा आपका 5540।
तो इस तरह से ये हुआ हमारा टेबल कंप्लीट। अब केवल डायरेक्ट फॉर्मूला और उसके बाद में आंसर हाथ में। तो हमारे पास क्या है, सबमिशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें माध्य क्या होता है, एफ एम अपॉन में एन। एन की वैल्यू 150, एफ एम की वैल्यू 5540 रखा और 3693 जो है इसका आंसर आ गया 36.93। 17 नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका निकालनी है, यानी कि अब क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सी आई यानी कि एक वर्ग अंतराल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको बारंबारता दे रखी है। तो यहाँ पे आपका सी आई आ गया, यानी कि आपका क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या निकालना है हमें, मीडियन। तो अभी देखिए सी आई को लिख लिया आपने जो क्वेश्चन में दिया है, फ्रीक्वेंसी लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया है, सभी का टोटल कर दिया 240 आ गया। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबार तो आपको अच्छी तरह से पता है, कितनी बार बताया, सेम पहले वाला सेम टू सेम आता है, उसके बाद में आगे वाला उसमें जुड़ जाएगा। तो 35 प्लस में 38, 73, 73 में फिर 56 जुड़ेगा तो आ जाएगा 129, 129 में फिर 53 जुड़ेगा तो आ जाएगा 182, और 182 में फिर 58 जुड़ेगा 58, तो 240 हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, हमें निकालना है एम, साइज़ निकालनी है। तो साइज़ निकालते हैं n/2 से, तो n हमारे पास 240 है, इसका आधा हो जाएगा 120, यानी कि m की वैल्यू हमें मिल गई 120। अब 120 कहाँ बिलोंग करेगा, तो इस टेबल में हम इसमें CF में देखेंगे, यानी कि सॉरी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, ये CF ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या संचयी बारंबारता में। ये 120 कहाँ लाई करेगा, तो 120 जो है 129 में लाई करेगा। 129 वाली लाइन, यानी कि ये पूरी लाइन अब हमारे काम आने वाली है। अब इसमें क्या है, 129 के जस्ट ऊपर वाला C होता है, जो भी हम मान लेते हैं उसके ऊपर C होता है, तो हमारा 73 तो C आ गया। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी इसी लाइन में फ्रीक्वेंसी जो है उसको एफ मानेंगे, तो ये रही फ्रीक्वेंसी एफ। और L1 जो लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई, 30। ठीक है, तो यहाँ पर L1 मैंने केवल दिखाने के लिए दिया, आपको जरूरत नहीं है, केवल नीचे लिखोगे L1। तो L1 की वैल्यू 30, एफ की वैल्यू जो है 56, एम की वैल्यू 120 और सी की वैल्यू 73। सारी वैल्यूज जो है हमने मानी थी वो लिख ली। अब डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, माध्य मीडियन यानी कि माध्यिका जो है L1 प्लस में 1/f(m-c) होता है। L1 की वैल्यू डालेंगे, आई की वैल्यू, आई क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस है, सब में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, तो सभी में 10 का अंतर है, तो 10 ले लेंगे। आई बटे में 56 है, तो 56f है हमारा यहाँ पर। सभी को वैल्यू लिख रखी, इस वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में पुट करते ही जो है आपका आंसर निकल के आपके सामने 38.39 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन भी हमने सेट वन में डिस्कस किया था। जो जो सेट वन देख चुके हैं उनको सारा क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। तो ईयर दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर दिया है। तो सबसे पहले ये जो इंडेक्स नंबर है इनको पहले से स्टार्ट करेंगे, y0, y1, y2, y3 और y4 मान लेंगे। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये फॉर्मूला मतलब पहला स्टेप तो ये कर देना है। अब हमारे को पता है कि y-1 की पावर n इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको हम लिखते हैं y-1 की पावर n, और पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 4 हो गई, तो हम 4 करेंगे। तो इसकी पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो y की पावर 4 माइनस वाई, y4, फिर y3, y2, y1 और y0। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। n कितना आपका 4 है, तो 4 के हिसाब से क्या करेंगे, पहले वाले को अच्छा, अभी सारी लिख दिया, y4, 3, 2, 1 और 0, उल्टा चलते हैं। ठीक है, पहले में आता है माइनस, फिर आता है प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आता है प्लस, फिर आगे चलते तो माइनस, फिर आता है प्लस, फिर आता है माइनस। तो इस तरह से ये सीरीज चलती जाती है। अब इसमें क्या है, आपको पहला वाला एज इट इज छोड़ देना है। अगले वाले में जो आपका होता है, क्योंकि इसकी एन कितनी है हमारे पास 4 है, क्योंकि एक नहीं है, और हमारे पास वैल्यू कितनी है 2 और 2 4, तो 4 हमारी एन आ गई। तो हमारा 4 पहले आएगा, फिर उसके बाद 6 आता है, उसके बाद फिर 4 आता है। बस इतना ही फॉर्मूला हमारा हो गया। अब इस फॉर्मूले में सभी की जगह हमें पता है y4 की वैल्यू क्या है, y3 की क्या है, y2 की है, y1 की है, y0 की। ये वैल्यूज़ जो दी गई हैं इनको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे y4 कितना है, देखोगे ऊपर तो आपको 170 मिलेगा, तो 170 लिख दिया। 4 × y3, तो 4 तो है ही हमारे पास, y3 की वैल्यू 136 है, ऊपर से लिख दिया। 6y2, y2 तो हमें निकालना है, तो हम इसको छोड़ देंगे एज इट इज़, हम इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, 6y2 लिखेंगे। और माइनस में 4y1, y1 की वैल्यू है 106, तो 4 × 106, और y0 की वैल्यू है 100, तो इसको लिख दिया 100। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे पूरे को प्लस माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -98, -698 प्लस में 6y2 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है 6y2 को एक साइड में, और ये माइनस वाले को एक दूसरी साइड में ले जाएंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 × y2 था, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो y2 की वैल्यू निकल जाएगा। इसी को हमें फाइंड आउट करना था, ये आ जाएगा 116.3। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। अंतिम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं।
बहुलक निकालना है, हमेशा अंतिम क्वेश्चन यही आता है। तो यहाँ पर जो है सीआई दे रखा है, फिर से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों को पहले टेबल में लिख देंगे, सीधा-सीधा आपको टेबल में लिखना है। अब टेबल में लिखने के बाद में इसमें देखना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन-सी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें देखिए डाटा कौन-सी है, तो 35 डाटा है। तो 35 सबसे ज़्यादा है तो इसी को F1 मानते हैं। इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को F2 मान लेते हैं। सीधा-सीधा बहुत सिंपल होता है ये। तो ये तीनों चीज़ आ गई। और जो F1 वाली जो टेबल होती है इसी में हमारा L1 छुपा होता है। तो यहाँ पर जो CI है वो आ गया 20 से 25, और 20 से 25 में लोअर लिमिट क्या है 20, तो ये आ गया हमारा L1। ठीक है, यहाँ पे L1 लिखने का केवल मकसद है कि आपको बताना। इसके बाद हम लिख देते हैं L1 की वैल्यू 20, F0 की 25, यहाँ पे देखते जाओ टेबल में, और F1 की 35 और इसी तरह F2 की 21। और I कितना है, तो I इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो 10 से 15, 15 से 20, सभी में 5 का अंतर है, तो I आ गया 5। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। अब आते हैं हम मोड का फॉर्मूला पुट करने। मोड का फॉर्मूला होता है, दो दो फॉर्मूले होते हैं। ये वाला फॉर्मूला सबसे आसान होता है, करने में आसान होता है, इसीलिए इसके एक को याद रखें। चार चार फॉर्मूले याद करके क्या करोगे, यूज़ तो एक ही करना है, तो एक ही याद करो। तो यहाँ पर जो है आपको L1 प्लस में F1 माइनस F0 बटे में फिर से F1 माइनस F0 प्लस में F1 माइनस में F2 इंटू आई। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें L1 की वैल्यू जो है टेबल में जो भी हमने वैल्यूज़ निकाल कर रखी हैं उन सभी को पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करते जाएंगे। और मैथमेटिक्स तो आपको अच्छी तरह से आता है, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करते करते पहुंचेंगे आप नीचे की तरफ, मिल जाएगा आपको आंसर 22.08। तो ये है आपका अंतिम प्रश्न सेट नंबर 2 का। मैक्सिमम कमेंट, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि आपका नेक्स्ट सेट भी तैयार कर दिया जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया, भूल गए हो, जल्दी से दबा दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने ज़्यादा जल्दी कमेंट, जितने ज़्यादा शेयर, उतनी जल्दी सॉल्यूशन। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं ताकि समझ में सभी को आ जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।